हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDLA 136 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है संवाद शैली, वाक्यगत संरचनाएं और शैलियां, अशुद्धियां और शोधन। तो इससे पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देखिए, और फर्स्ट यूनिट भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम संप्रेषण का उद्देश्य इस टॉपिक पर और इसके आगे और टॉपिक है और विराम चिन्ह, इन 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? जब भी हम किसी से सामान्य बातचीत में दूसरे व्यक्ति के कथन में दिए हुए उद्देश्यों को भी हम पहचानते हैं और उसी के अनुसार अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे संप्रेषण में जब भी हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसका एक ना एक उद्देश्य होता है। मतलब हम क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं। तो जब हम अपनी बातचीत दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, दूसरे व्यक्ति उसके बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो वही वो हमारे जब हम अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, दूसरे व्यक्ति उसके बारे में कुछ कहेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि उनका उद्देश्य क्या है, वो किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, और फिर उसी के अनुसार हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य हो जाता है। इस आशय को समझने वाले व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करते हैं या प्रतिवक्तव्य करते हैं। यानी कि जो भी मतलब समझ जाते हैं कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर बात हो रही है, उद्देश्य क्या है, तो फिर उसके बाद व्यक्ति उसी के अनुसार काम करते हैं, मतलब कि उसी के अनुसार बात करते हैं और अपने जो वार्तालाप होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। संदर्भ को ना समझने वाला व्यक्ति इस वार्तालाप के अर्थ को नहीं समझ पाता। मतलब अगर किसी व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा कि किस टॉपिक पर बात हो रही है, तो फिर वो उस वार्तालाप को, जो संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाता। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, वो बैठकर बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तीसरा व्यक्ति आ जाता है अचानक से बीच में। अब उसको वो समझ नहीं आएगा कि वो शुरू से किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। अगर उसको थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा तो वो अपने हिसाब से कुछ और मतलब कुछ बोलेगा, लेकिन वो उन दोनों व्यक्तियों को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो तो किसी और टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जब कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक टॉपिक समझ नहीं आता तो वो आगे बात नहीं कर सकता। ये तो नॉर्मल सी बात है। उसको वो अपना जो वार्तालाप है और जो अपनी कम्युनिकेशन है वो आगे नहीं बढ़ा सकता। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, सॉरी, एक यहाँ पर एक और चीज दे रखी है। इसी प्रकार किसी वक्तव्य का प्रतिवक्तव्य भी छिपा हुआ अर्थ रखता है। जैसे कि अगर हम कुछ बात बोल रहे हैं और उसके पीछे हमारा एक अर्थ छुपा होता है, हम नॉर्मल सी बात बोल देते हैं, यानी कि पूरी जो बात बोलनी चाहिए इनडायरेक्टली, जैसे हम बोलते हैं इनडायरेक्टली, पूरी बात बोलनी चाहिए वो नहीं बोलते हैं हम, और इनडायरेक्टली हम बोल देते हैं और उसके पीछे एक अर्थ छुपा होता है जो सामने वाले व्यक्ति को कभी कभार समझ आ जाता है और कभी कभार समझ नहीं आता है। या तो वो प्रश्न में हो सकता है या फिर, और जो सामने वाला व्यक्ति उसका उत्तर या तो वो प्रश्न में देता है या फिर उसके संभावित उत्तर में देता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, अरे सारी मिठाई कहाँ चली गई। तो कोई और कह रहा है कि अभी गोपाल कमरे में गया था। तो उसने ये इनडायरेक्टली कहा है कि या तो उसने मिठाई खा ली या फिर उसने मिठाई छुपा कर ले गया, भाग गया वो। लेकिन जो गोपाल है फिर वो कहेगा हाँ मैंने ही खा ली है। तो वो ये उसने इसका ये नॉर्मली नहीं बोल रहा है, वो एक उसमें बोल रहा है, अलग टोन में बोल रहा है, ताना मारने की टोन में बोल रहा है कि मुझ पर बेकारी संदेह किया जा रहा है, मुझ पर शक किया जा रहा है, जबकि मैंने नहीं खाई है। उसको गुस्सा है, वो गुस्से में इससे बोला है। हाँ, तो ये यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। अब इसके बाद है वाक्य से ऊपर का स्तर। वाक्य से ऊपर का स्तर मतलब कि जब हम बातचीत करते हैं तो हम 2 या 2 से 3 वाक्य को एक साथ मिलाकर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक वाक्य रुक रुक के बोलेंगे छोटे छोटे बच्चों की तरह। जब लोग बड़े बड़े लोग बात करते हैं तो वो 2-3 वाक्य को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हम अपने विचारों को किसी क्रम में कई वाक्यों द्वारा प्रकट करते हैं। इन वाक्यों का एक दूसरे से संबंध होता है, जिससे अक्सर हम इसलिए, लेकिन, हालांकि आदि संयोजकों द्वारा जोड़ते हैं। मतलब जब हम 2 या 2 से 3 अपने वाक्य को अपनी बात पूरी करने के लिए बोलते हैं या फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जोड़ने को हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जो संयोजक का काम करते हैं, जो मतलब वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि उनमें आ जाएगा इसलिए, लेकिन, हालांकि, तो ये हमारे संयोजक हो जाएंगे। इन्हीं को हम संयोजक कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है, पानी बरस रहा था चूंकि मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर संयोजक का काम कर रहा है चूंकि, लेकिन ये जो संयोजक है इसका अर्थ यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलत अर्थ में यहाँ पर दे रखा है। ये जो चूंकि है ये यहाँ पर मतलब ये जो चूंकि है यहाँ पर नहीं आएगा, इसका जो अर्थ है यहाँ पर गलत आ रहा है। ये पहले जो चूंकि शब्द होता है ना, ये पहले लगता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, चूंकि पानी बरस रहा था मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो ये हमारा सही वाक्य हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाक्य दे रखा है ये सही वाक्य नहीं है, गलत दे रखा है, क्योंकि बीच में चूंकि आया, बीच में चूंकि नहीं आता यहाँ पर। और ये वाक्य इस तरह से भी हो सकता था कि मैं पानी बरस रहा था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो इसलिए शब्द का, लेकिन शब्द का, हालांकि शब्द का, और ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम संयोजक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
सो ये वाक्य से ऊपर का स्तर हो जाएगा, यानी कि 2-3 वाक्यों को एक साथ मिलाकर ये वाक्य के ऊपर का। तो यहाँ पर आपकी शुरू हो जाएगी बोध प्रश्न 2, सेकंड शुरू हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि बोलचाल की भाषा में वाक्य सामान्य पदक्रम में क्या परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन का क्या कारण है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुतान से आप क्या समझते हैं। अनुतान बदलने से वाक्य में क्या परिवर्तन होता है। ये अनुतान वाला जो है ये मैं पहले करा चुकी हूँ। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। ये उसी के आगे का थोड़ा सा पार्ट था जो मैंने इस वीडियो में कराया था। वो वीडियो बहुत लेंथी होती है, इसलिए मैंने इस वीडियो में शुरू कराया। फिर इसके बाद वार्तालाप करते हुए अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम भाषा में अनुतान के अलावा और किन किन क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी मैंने करा दिया है। प्रोक्ति किसे कहते हैं, ये इसमें यहाँ पर होगा। प्रोक्ति वाक्य के स्तर से ऊपर एक विस्तृत पाठ को प्रोक्ति कहा जाता है, जिसका विश्लेषण हम पूरे पाठ के संदर्भ में कर सकते हैं। मतलब कि वाक्य से ऊपर उठकर एक पाठ आता है, एक विस्तृत पाठ आता है, जिसे ही प्रोक्ति कहा जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये एग्जाम्स में आएगा भी नहीं आपके। जो एग्जाम्स में आएगा वो मैं करा रही हूँ। विराम चिन्ह, इस जो यूनिट है इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विराम चिन्ह। तो इसमें विराम चिन्ह के बारे में यहाँ पर मैंने साइड में लिख रखा है। विराम चिन्ह क्या होते हैं। बातचीत करते समय बीच बीच में सांस लेने, किसी कथन पर बल देने, समझाने आदि के लिए रुकना पड़ता है, जिसे विराम कहा जाता है। इस विराम करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कुछ लिखित संकेत या फिर चिन्ह ब्रैकेट में चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान एवं इसके प्रयोग के लिए विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व होता है। इसलिए विराम चिन्हों के भाषा को समझना कठिन कार्य है। तो जब भी विराम चिन्ह होते हैं, जब भी हम किसी भाषा में बोलते हैं, रुकते हैं, सांस लेते हैं या फिर बल देते हैं, तो उसके लिए हमें चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। नहीं कोई हम विराम चिन्ह रुकते हैं हम उसमें, तो इसलिए उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और भाषा में प्रयोग के लिए विराम चिन्हों के प्रयोग के लिए भाषा में हमें उस भाषा का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, तभी हम विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं बुक में क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है, किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान एवं सही प्रयोग के लिए विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व होता है। बिना विराम चिन्हों के भाषा को समझना कठिन होता है। यानी कि किसी भी भाषा का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसके सही प्रयोग के लिए हमें विराम चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए किसी भी भाषा के लिए। और विराम चिन्हों को समझना भी बहुत ज्यादा कठिन काम होता है, जिसके बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे, इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आएगा अल्प विराम। सबसे पहला होता है अल्पविराम, यानी कि कॉमा क्यों लगाया जाता है। जब हम थोड़ी देर के, अल्प का मतलब हो गया, अभी मैं इसको तोड़कर समझाती हूँ। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा कम और विराम का मतलब होता है रुकना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको संयुक्त अर्थ देखेंगे इसका, तो इसका मतलब होगा थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर थोड़ी देर के लिए विराम। तो इसमें भी यही दे रखा है, अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए विराम। अल्प विराम को कॉमा लगाकर बताया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, 2-3 शब्दों के बीच में हम लगा देते हैं। राम, मोहन, सोहन और हरीश दिल्ली गए। जब हम वाक्य में 2-3 संज्ञा का साथ प्रयोग करते हैं, तो हम तब ये लगा देते हैं संज्ञा शब्दों का। संज्ञा यानी कि नाउन का हम जब प्रयोग करते हैं तो ये लगा देते हैं हम जब लगाते हैं कॉमा। फिर इसके बाद जब अनेक शब्द युग्मों के वाक्य में प्रयोग हो, तो अंतिम को छोड़कर उसके पूर्व तक शब्द युग्मों के बाद, जैसे इसमें दे रखा है, हानि, लाभ, दुख, हार, जीत, ये सभी जीवन के साथी हैं। जब हम इन सभी शब्दों का, ये विरोधी शब्द है एक दूसरे के, विलोम शब्द भी कह सकते हैं, तो इन शब्द का किसी वाक्य में एक साथ प्रयोग करेंगे तो हम इनके बीच बीच में ये लगाते जाएंगे कॉमा। इसी प्रकार संबोधन के रूप में, जैसे राम जरा उधर आना, ये हमारा संबोधन हो गया। किसी को हम संबोधित कर रहे हैं और किसी को मतलब किसी से ही बात कर रहे हैं, हम संबोधित करके बोल रहे हैं। तो राम जरा इधर आना, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। जब हम बोलते हैं, जब तो इसका समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बोला जा रहा है, लेकिन जब हम बुक में लिखे हुए देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए लगा रखा है। ये तभी इंपॉर्टेंट चीज में ब्रैकेट भी लगाते हैं। तो ऐसे भी कॉमा भी लगा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होता है या फिर किसी चीज को संबोधित किया जा रहा होता है। तो फिर जब किसी उक्ति के बाद की के स्थान पर, जैसे गुरु जी ने कहा, तो की के स्थान पर भी ये कॉमा का शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गुरु जी ने कहा खूब मेहनत करो,
तो यहाँ पर क्या था, गुरुजी ने कहा कि खूब मेहनत करो, लेकिन की को हमने हटा दिया और की जगह पर यहाँ पर कॉमा लगा दिया। तो इस तरह से हम कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, यदि वाक्य में बीच में पदांश या वाक्य खंड आ जाए तो उसके दोनों छोर पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे कि पदांश या फिर वाक्य खंड आ जाता है तो जब भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये सब चीजें हो गई। वैसे ये सब जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, ये सब लिखने के लिए नहीं आएंगे, ये आ सकते हैं कि अल्पविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और ये अगर आपको ज्यादा डिटेल में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो तो फिर आप डिटेल में ये सब लिख सकते हैं। वैसे इतना डिटेल में आता नहीं है, ये आएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। अब इसके बाद है अर्धविराम, सेमीकोलन। अर्धविराम की अपेक्षा जहाँ अधिक ठहराव अपेक्षित हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। अब अर्धविराम कहाँ पर लगा जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर ज्यादा ठहराव हो। अर्धविराम में जहाँ पर थोड़ा सा रुकना हो तो अल्पविराम लगा देते हैं, यानी कि कॉमा। अर्धविराम जब लगाते हैं जब हमें वहाँ पर ज्यादा ठहरना हो या फिर ज्यादा रुकना हो तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पदार्थ का स्तर किस प्रकार ऊंचा हो, छात्र अध्ययन में इस प्रकार तत्कालीन प्रवृत्ति हो, तो इस तरह से हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। फिर उपविराम यानी कि कोलोन, अर्धविराम की अपेक्षा जहाँ अधिक ठहराव उपेक्षित हो और साथ ही वाक्य जैसी समाप्ति अपेक्षित ना हो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग होता है। यानी कि ठहराव और ज्यादा हो, जहाँ पर वाक्य के लिए मतलब जब हम किसी भी चीज को कुछ लिख रहे होते हैं, किसी भी चीज के बारे में लिख रहे होते हैं, फिर हमें इसके आगे लिखना होता है तो हम ऐसे 2 डॉट बना देते हैं। तो ये है इसमें जहाँ पर वाक्य समाप्त होना हो और मतलब वाक्य समाप्त होना हो वहाँ पर हम ये लगा देते हैं। फिर इसके बाद आएगा पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, जहाँ पर वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से वहाँ पर रुकना हो तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे कि राम स्कूल गया तो ये हमारा पूर्ण विराम हो जाएगा। पूर्ण विराम 2 तरह से लिखे जाते हैं। पहला तो पूर्ण विराम ये हो जाएगा, ये हिंदी में लगता है और ये इंग्लिश में लगता है, तो ये हो जाएगा फुल स्टॉप और पूर्ण विराम, या फिर कह सकते हैं इसको पूर्ण विराम और फुल स्टॉप इंग्लिश में कहते हैं, पूर्ण विराम हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में ऐसे लगाते हैं और हिंदी में ऐसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे राम स्कूल गया। प्रश्नवाचक आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे भी क्वेश्चन आता है वहाँ पर हम प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आएगा विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी हम किसी चीज से उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, आश्चर्य होते हैं या फिर दुखी होते हैं, घृणा होते हैं, हमें गुस्सा आता है, इन सभी भावों को हम प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम हैरान हो जाते हैं किसी बात के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, वाह, ओह, अरे, इन सारे शब्दों के आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है संयोजक चिन्ह, यानी कि संयोजक का मतलब अभी मैंने बताया जोड़ना। हाइफन, हाइफन जो होता है ये होता है जब भी हम किसी 2 शब्दों को एक साथ मतलब किसी 2 शब्दों को नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीतार्थ होते हैं, विपरीत होते हैं एक दूसरे के, यानी कि विलोम शब्द होते हैं, तो उनको जब हम एक साथ लिखते हैं तो उनके बीच में ऐसे करके लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे ऊंचा नीचा लिखा है, यहाँ पे लगा देंगे खाना पीना, फिर अनाप शनाप, फिर गाँव गाँव, ऐसे भी यहाँ पर भी इसमें भी पुनरुक्ति में भी इसका प्रयोग हो जाता है, जहाँ पर पुनरुक्ति आती है तभी प्रयोग कर लेते हैं। फिर रामकृष्ण, 2 भेदों और पदों के बीच भी इसका प्रयोग हो जाता है, जबकि संज्ञा की पुनरुक्ति हो, गाँव गाँव जैसे कि पुनरुक्ति आ गया यहाँ पे। तो संयोजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जब विलोम शब्द होते हैं, जब कहीं पर पुनरुक्ति आती है, पुनरुक्ति का मतलब एक ही शब्द 2 बार आ जाता है तब होता है। और वह दो भेदों, द्वंद्व समास के 2 भेदों में पदों के बीच, तो ये 2 भेद तो नाम है उनके बीच भी आ जाता है कभी कभार। तो गाइज इसके बाद अभ्यास 3 शुरू हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण विराम के बारे में, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा वार्तालाप होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।